हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 15 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। हम पूरी क्लास को जो है 20 से 25 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए आज के अपने 15 अप्रैल के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 10वां स्थान मिला है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक में जो है आप सभी को फर्स्ट, सेकंड और अपने भारत का क्या स्थान है याद रखना है। तो विश्व साइबर अपराध में पहला स्थान है रूस का, दूसरा स्थान है यूक्रेन का और 10वां स्थान है अपने भारत का। विश्व साइबर अपराध अगर पूछे किस प्रकार से होता है तो कंप्यूटर व इंटरनेट से होने वाले अपराध को विश्व साइबर अपराध कहते हैं, जैसे हैकिंग करना, फिशिंग करना और बुलिंग करना, यानी कि पैसे की धोखाधड़ी करना। इन सभी के मामले में अगर देखा जाए तो इन सभी को क्या कहते हैं, विश्व साइबर अपराध कहते हैं, जिसमें पहला स्थान रूस का, दूसरा स्थान यूक्रेन का और 10वां स्थान अपने भारत का है। नेक्स्ट देखें तो रूस की राजधानी का क्या नाम है, मास्को है और रूस की मुद्रा है रूबेल। यूक्रेन की राजधानी है कीव और यूक्रेन की मुद्रा का नाम है रिविनविया। ये सभी आपको पॉइंट याद रखना है। अभी जो है कुछ दिनों पहले ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया था यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे वहाँ पे जो है ऑपरेशन गंगा के माध्यम से भारतीयों को बाहर निकाला गया था। तो ऑपरेशन गंगा किसने चलाया था, भारत सरकार ने चलाया था। कहाँ पर चलाया था, तो यूक्रेन में चलाया था। G20 2024 का होस्ट कौन सा देश होगा, और यह है ब्राज़ील। अगर बात करें कि G20 2023 का होस्ट कौन था, तो 2023 का होस्ट था अपना भारत। ये भी आपको याद रखना है। और 24 में ब्राज़ील था। अब कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत की रैंक देख लेते हैं। तो विश्व साइबर इंडेक्स में मैंने बताया भारत को कौन सा स्थान मिला है, 10वां स्थान मिला है। उसी प्रकार से देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 नंबर पर भारत है। इसके बाद लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की अगर रैंक पूछे तो 108 नंबर पर भारत है। लैंगिक असमानता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी करा जाता है लैंगिक असमानता सूचकांक। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल यूनिवर्सिटी इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है, तो थर्ड है। नेक्स्ट देखें तो शेयर मार्केट में जो है भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की रैंक है फोर्थ। और यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे कि शेयर मार्केट में चौथा स्थान है और फायर पावर इंडेक्स में भी भारत की कौन सी रैंक है, तो चौथा रैंक है। नेक्स्ट हमारा है दूसरा प्रश्न, हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है। तो अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है, रूस ने किया है। और इस रॉकेट का सफल परीक्षण कब किया गया है, तो 12 अप्रैल को किया गया है। आप सभी को पता है कि 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति भेजा गया था, जिसका नाम था यूरी गागरिन। और इसका संबंध किस देश से था, तो रूस से यूरी गागरिन का संबंध था। तो इसी की याद में 12 अप्रैल को अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। रूस की जो स्पेस एजेंसी है इसका क्या नाम है, तो रोसकॉस्मॉस इसकी स्पेस एजेंसी का नाम है। ये है अंगारा A5 रॉकेट। ठीक है, अब देख लेते हैं सर्वत्र क्या है। तो सर्वत्र एक जो है ब्रिज है, कह सकते हैं पोर्टेबल डिवाइस की तरह एक ब्रिज है। इसे जो है बस या ट्रक पे लाद के जो है किसी नदी को पार करना हो तो इस प्रकार का ब्रिज बनाया गया है DRDO के द्वारा, जिसका क्या नाम है, सर्वत्र बनाया गया है। ठीक है, मान लीजिए ये बीच से नदी बहती है और इसके बाद जो है ये दोनों मतलब इस नदी को पार करना है, तो इस पर जो है एक ब्रिज बना दिया जाएगा। इसी ब्रिज का क्या नाम है, सर्वत्र ब्रिज है। और यह किसने बनाया है, तो DRDO ने बनाया है। जब गाड़ी यहाँ पे आई रहेगी तो इसको ओपन कर देंगे, यहाँ तक आ जाएगा। फिर जब गाड़ी यहाँ पे आएगी तो इसको फोल्ड करके फिर गाड़ी में लेके आगे चले जाएंगे। INS संधायक क्या है, तो यह भारत का पहला सर्वेक्षण पोत है। नेक्स्ट है अग्नि 5 क्या है, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इससे जो है MIRV तकनीकी से विकसित किया गया है, यानी एक साथ जो है कई टारगेट को इसी से भेजा जा सकता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। और इस अग्नि 5 का सफल परीक्षण किस मिशन के तहत किया जा रहा है, तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 का प्रयोग किया गया है, ये आपको याद रखना है। प्रबल क्या है, तो यह एक लंबी दूरी का गन है। तीसरा प्रश्न है भारतीय सेना
संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक किसके साथ करेगी? तो डस्टलिक का अभ्यास किया जाता है उज्बेकिस्तान के साथ। इसके बारे में देखें तो डस्टलिक अभ्यास जो है किसके बीच में होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य इसका अभ्यास किया जाता है और यह 14 दिन का अभ्यास होता है। इसमें जो है भारत की तरफ से किस सेना ने भाग लिया है? तो गढ़वाल राइफल ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो भारत की तरफ से किसने इसमें भाग लिया है? तो गढ़वाल राइफल ने इसमें भाग लिया है। अब कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज देखते हैं, जैसे खंजर अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। कजाकिस्तान अभ्यास भारत और काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। अब जो सेंट्रल मध्य एशिया के 5 देश हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो ये जो 5 देश हैं, ये यूएसएसआर से यानी कि सोवियत संघ रूस से जो है 1991 में अलग हो गए थे। ये 5 देश कौन से हैं? तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये 5 देश जो है पहले 1991 से पहले ये सभी यूएसएस का भाग होते थे, लेकिन 1991 में इन 5 देशों ने अपने को अलग कर लिया, विघटित कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं अरल सागर जो है किसके बीच में स्थित है? तो अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बाउंड्री पर एक दूसरे से साझा करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो यह कजाकिस्तान है। बालकस झील जो है किस देश में है? तो यह कजाकिस्तान में है। वायु शक्ति अभ्यास जो है 2024 किसके बीच में हुआ है? तो वायु शक्ति अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया है पोखरण में, और पोखरण में ही 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। इस परमाणु परीक्षण का क्या नाम रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा किया गया था, और इस समय में देश की पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। 1992 में सेकेंड परमाणु परीक्षण किया गया था, इसे आप याद रखेंगे। और इस समय देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। दोस्ती अभ्यास जो है इसमें 3 देश भाग लेते हैं। दोस्ती अभ्यास में 3 देश भाग लेते हैं, भारत, मालदीव और श्रीलंका। त्रिलात अभ्यास में भी 3 देश भाग लेते हैं, इंडिया, तंजानिया और मोजाम्बिक। टाइगर ट्रायम्फ 2024 यह किसके बीच में होने वाला अभ्यास है? तो टाइगर ट्रायम्फ होता है इंडिया और यूएसए के बीच में। चौथा प्रश्न देखें तो वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? आपको बताना है कि वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया गया है डब्ल्यूटीओ के द्वारा। वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 इसको जारी किसने किया है? तो डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन ने जारी किया है। इसमें बताया गया है कि डिजिटल रूप से वितरित सेवा में भारत ने डिजिटल रूप से कितना प्रतिशत वितरित सेवा दिया है? तो 17% भारत जो है डिजिटल रूप से वितरित सेवा दिया है, यानी कि ऑनलाइन सुविधा भारत ने कितना दिया है? तो 17% दिया है पूरे विश्व का। अगर देखा जाए कि भारत में जो है वैश्विक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत कितना निर्यात करता है, कितना प्रतिशत? तो अपने देश का 1.8% यह निर्यात करता है, और आयातक कितना बनाता है? मतलब कि बाहर से कोई सामान मंगा रहा है तो कितना प्रतिशत मंगाता है? तो 2.8%। ठीक है, यानी कि सामान को बाहर निकालने में 1.8% का योगदान देता है, और मंगाने में 2.8% मंगाता है भारत विदेशों से। ठीक है, तो वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो डब्ल्यूटीओ के द्वारा जारी किया जाता है। अब देखें तो डब्ल्यूटीओ इसका पहले क्या नाम हुआ करता था? तो गैट हुआ करता था, GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो गैट की स्थापना हुई थी 1948 में। इसके बाद 1994 में एक मराकेश ट्रीटी होता है, मराकेश संधि होता है 1 जनवरी 1995 में। फिर इसके बाद जो है गेट का नाम बदल के क्या रख दिया जाता है? डब्ल्यूटीओ रख दिया जाता है। और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? तो 164 देश सदस्य हैं, और नवीनतम कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। डब्ल्यूटीओ की वर्तमान में हेड कौन है? तो डब्ल्यूटीओ की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं नागोजी ओंकाजा इवेला जी बनाई गई हैं। और डब्ल्यूटीओ में शांति खंड लागू करने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। और किस उत्पाद के लिए शांति खंड लागू किया है? तो भारत ने चावल के लिए डब्ल्यूटीओ में जो है शांति खंड लागू किया है, ये भी आपको याद रखना है। फूड बेस्ड इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो UNEP है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा फूड बेस्ड इंडेक्स जारी किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 5 जून 1972 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है।
नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी है, यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप याद रखेंगे UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के द्वारा जारी किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में है। ठीक है, कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। और IMF की स्थापना किस सम्मेलन से होती है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से होती है। दो संगठनों का सम्मेलन होता है, मतलब स्थापना होता है, एक तो IMF, दूसरा वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है किस सम्मेलन से होती है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से होती है। और दोनों की स्थापना 1994 में, और दोनों संगठनों का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो यह है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। पांचवा प्रश्न है हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती कब मनाई गई है, तो भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हर साल मनाई जाती है 14 अप्रैल को। इनके बारे में थोड़ी सी अध्ययन करते हैं। तो BR अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है, 14 अप्रैल को, क्योंकि 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है। और इनका निधन कब होता है, तो 6 दिसंबर 1956 में होता है। और इनके निधन को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण जो है शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि इन्होंने अपनी मृत्यु के समय कुछ दिनों पहले ही इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इनकी मृत्यु जो है महापरिनिर्वाण कहलाती है। और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण संगठनों का निर्माण किया गया था, जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी थी, BR अम्बेडकर जी ने। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना ये भी करे थे। मूक नायक पत्रिका किसकी है, तो BR अम्बेडकर जी की है। जातियों का अंत पुस्तक किसकी है, तो ये भी डॉक्टर जी की है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन बनाए गए थे, तो ये भी BR अम्बेडकर जी ने बनाए गए थे। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट देखें तो 1951 में हिंदू कोड बिल जो है नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। इन्होंने इस कोड बिल का विरोध किया था। और इसके बाद विरोध इतना किया और सभी लोग इनका जो है क्या करने लगे, विरोध करने लगे इन्हीं का, कि जो है आप इसको पास क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो इसको देखते हुए कि बोला कि हिंदुओं के लिए ये बहुत ही अनर्थ कदम उठाया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए 1951 में इस कोड बिल के विरोध में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद इन्हें जो है भारत रत्न कब मिला था, तो 1990 में इन्हें भारत रत्न मिला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ये बहुत ही महान व्यक्ति हैं। इनको कोई पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन पढ़ेगा तो फिर इनके बारे में जो भी अच्छाई है सभी जान जाएंगे। वैसे समाज में इनके बारे में बहुत सारी बातें उल्टी पुल्टी बोली जाती है, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। जो पढ़ेगा वही इनको जान पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। इसकी स्थापना मतलब यह मूर्ति किसकी है, तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यह भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। और इसकी स्थापना कहाँ हुई है, तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में की गई है। अभी यह बहुत ही जल्द स्थापित किया गया था। और इन्हीं की मूर्ति है स्टैचू ऑफ नॉलेज। इसकी स्थापना कहाँ की गई है, लातूर महाराष्ट्र में। तो ये दोनों मूर्ति आपको याद रखना है, एक तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस और दूसरा स्टैचू ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट हमारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी, ज्योतिबा फूले जी ने करी थी। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, गुलामगिरी इनकी पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसका है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। और 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। छठा प्रश्न है हाल ही में प्रतिष्ठित जॉन डर्क गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो जॉन डर्क गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर गगनदीप कांगजे को। इनके बारे में व्याख्या देखें तो जॉन डर्क गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड यह जो है किसके द्वारा दिया जाता है, या कनाडा सरकार के द्वारा दिया जाता है। और अब की बार किसे दिया गया है, तो डॉक्टर गगनदीप कांगजे को दिया गया है। इनको क्यों दिया गया है, क्योंकि हेल्थ से देख सकते हैं कि स्वास्थ्य पर खोज करने के लिए, यानी इन्होंने वैक्सीनेशन के रिसर्च में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। तो इसीलिए इन्हें जॉन डर्क गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है कनाडा सरकार के द्वारा। अगर बात करें कनाडा की राजधानी का क्या नाम है, ओटावा है। और विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, तो यह है कनाडा। ठीक है, ये है डॉक्टर गगनदीप कांगजे, इन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है, तो 16 मार्च को मनाया जाता है।
मिशन इंद्रधनुष अभियान कब शुरू किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। मिशन इंद्रधनुष जो है किससे संबंधित है? तो वैक्सीनेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है आचार्य जैन आचार्य लोकेश मुनि को अभी हाल ही में कौन सा सम्मान दिया गया है? तो स्वयं सेवक अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये पहले भारतीय ऋषि बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मीरा चरंदा जी को दिया गया है। मिशेल टेलाग्रैंड को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो यह दिया गया है। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बीना अग्रवाल जी को सम्मानित किया गया है। 7वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन हैं? तो ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है, इसका एक मिशन है NS-25। इसके लिए अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले पायलट कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपी थोटाकुरा बने हैं। इसके बारे में व्याख्या देखें तो NS-25 मिशन जो है यह USA के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कि इस मिशन को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा यह मिशन शुरू किया गया है, जो कि अमेरिका की कंपनी है। इसका कार्य क्या है? तो इस कंपनी का कार्य है अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देना। इसमें जो है भारत के तरफ से कौन से पायलट को स्पेस में भेजा जा रहा है? तो गोपी थोडाकुरा को भेजा जा रहा है। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इन्हें जो है किस रॉकेट से भेजा जाएगा? तो न्यू शेपर्ड रॉकेट से भेजा जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे गोपी थोडाकुरा को। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये है ब्लू ओरिजिन कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा जी थे। INCB के सदस्य तीसरी बार कौन बने हैं? तो जगजीत पावड़िया जी बने हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, INCB इसे आप याद रखेंगे। इंटरनेशनल महिला हॉकी टीम के कोच बने हैं हरेंद्र सिंह। और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो ये 2028 तक ये भारत के महिला टीम के हॉकी के जो है कोच बने रहेंगे। मिशन गगनयान के तहत कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो इसरो का मिशन है मिशन गगनयान। इसके तहत जो है अंतरिक्ष में 4 यात्रियों को भेजा जाएगा, अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। इन 4 लोगों का नाम है प्रशांत नैयर, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा देखें तो अजीत कृष्णन, तीसरा है अंगद प्रताप और चौथा है शुभांशु शुक्ला। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शुभांशु शुक्ला को आप याद रखना, ये जो है इस गगनयान के बिग कमांडर होंगे। नेक्स्ट है आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो क्रिस्टिना कोच है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये USA की हैं। 8वां प्रश्न है हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुथड्डू का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुथड्डू का आयोजन कहाँ हुआ है? पुथड्डू डू से ऐसे तमिलनाडु पे टिक कर देंगे, सही हो जाएगा। 13 से 14 अप्रैल में कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं। 13 अप्रैल को बैसाखी फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है सिख समुदाय के द्वारा। 13 अप्रैल 1699 में सिख धर्म के 10वें गुरु या फिर कह सकते हैं कि अंतिम गुरु गुरु गोविंद साहब ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी 13 अप्रैल 1699 में। इन्होंने बताया था कि जो सिख धर्म के लोग होते हैं, सिख समुदाय के लोग होते हैं, इनको 5 कगार लेके हमेशा अपने साथ रखना है। एक तो केस, इनके बाल जो है बड़े होने चाहिए, कृपाल होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए, कच्छा होना चाहिए और कंघा। तो ये 5 प्रकार के कगार बताए हैं जो कि एक सिख धर्म के व्यक्ति के पास होना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्या कांड भी हुआ था 13 अप्रैल को। और 13 अप्रैल को ही मलयालम कैलेंडर का पहला दिन माना जाता है। और इस कैलेंडर का जो पहला दिन होता है उसे क्या कहते हैं? बीसू कहते हैं। और बीसू फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो यह केरल में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो 13 अप्रैल को ही असम में बोहाग बिहू मनाया जाता है। बिहू जो है कितने प्रकार का होता है? तो बिहू 3 प्रकार का होता है। पोइला बैसाख यह भी 13 से 14 अप्रैल को मनाया जाता है और यह भी जो है फसल की कटाई पर मनाया जाता है। और यह कहाँ मनाया जाता है? तो पोइला बैसाख मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। पुथुड्डू फेस्टिवल जो हमारे प्रश्न का जवाब है, यह कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब देखते हैं चैत्र माह का जो पहला दिन होता है वहीं से जो है नवरात्रि की सुबह स्टार्ट होती है, वहीं से नवरात्रि का स्टार्ट होता है। और जो है यह नवरात्रि को भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नवरेह फेस्टिवल के रूप में नवरात्रि कहाँ मनाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। गुड़ी पड़वा के रूप में जो गुड़ी पड़वा फेस्टिवल है यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उगाती फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। सिगमो
फेस्टिवल गोवा में। चापचारकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखें तो होजागिरी फेस्टिवल त्रिपुरा में। लोसांग फेस्टिवल कहाँ पे? सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एरी का संबंध किससे है? तो दीपेंद्र सिंह एरी का संबंध है, दीपेंद्र सिंह एरी का संबंध जो है किस देश से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल से है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। सबसे पहले किसने लगाया था? युवराज सिंह ने लगाया था। और किस बॉलर के खिलाफ लगाया था? तो स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ लगाया था। दूसरे कौन है? किरान पोलार्ड हैं, ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। और तीसरे अभी हाल ही में कौन बने हैं? दीपेंद्र सिंह एरी, ये नेपाल से हैं और इनका मैच हो रहा था कतर से। ठीक है, तो इन्होंने कतर के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगा दिए हैं। इनका नाम है दीपेंद्र सिंह एरी और ये कहाँ के हैं? तो ये नेपाल के हैं, ये आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो अगर वनडे में बात करें कि एक ओवर में 6 छक्के किसने लगाया है? तो हर्षल गिब्स ने लगाया है वनडे में। नेक्स्ट प्रश्न है T20 में सर्वाधिक शतक, और अगर बात करें कि T20 में सर्वाधिक रन किसने बनाया है? तो दोनों कंडीशन में नाम आएगा विराट कोहली का। आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? सूर्य कुमार को। आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब सूर्य कुमार को मिला है। आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द का खिताब किसे मिला है? वनडे में विराट कोहली को, T20 में सूर्य कुमार को, और टेस्ट में पूछे तो उस्मान ख्वाजा को, जो कि कहाँ के हैं? पाकिस्तान के प्लेयर हैं। क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया जाएगा? तो 2028 के ओलंपिक में, 2028 के ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। और यह कब होगा? तो 2028 में होगा। और कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में इसका आयोजन होगा। यहीं पे जो है क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। क्रिकेट में जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो डायना एडुल्जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर किसने हमला किया है? तो सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर किस देश ने हमला किया है? तो ईरान ने किया है। ठीक है, आप सभी को थोड़ी सी जानकारी बता दें, कुछ दिनों पहले अभी जो है आप देखते होंगे कि इजराइल देश के आसपास जितने भी कंट्री हैं वो सभी जो है इस्लाम कंट्री हैं। ठीक है, एक बीच में अकेला जो है यहूदी धर्म से संबंधित देश कौन सा है? इजराइल है। तो इजराइल को जो है कुछ आतंकी संगठन जो है इस पर आक्रमण करते रहते हैं। तो इन सभी के विरोध में जो है इन्हीं सभी के जो है मतलब युद्ध, इसी सभी को देखते हुए इजराइल जो है युद्ध छेड़ दिया है इन सभी आसपास के देशों से। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि इजराइल ने अभी हाल ही में सीरिया में जो है आक्रमण कर दिया। सीरिया में जो है ईरान का जो दूतावास था उस पर हमला कर दिया है, क्योंकि ईरान जो है इन सभी जो आसपास के देश थे इजराइल के, उन सभी को फंडिंग करता था और आतंकवादी गतिविधि करने के लिए इजराइल में उकसाता था। ठीक है, तो पैसे वगैरह से, सभी मिसाइल वगैरह हथियार से, सभी से जो है ईरान जो है मदद करता था इन आसपास के देशों को कि आप जो है ईरान पे, इजराइल पे हमला कीजिए। ठीक है, तो इसी को देखते हुए इजराइल ने कहा है कि पीछे से या फिर किसी दूसरे की हेल्प लेके क्यों आक्रमण करते हो? हम दोनों जो है आसपास से, मतलब हम दोनों जो है आमने सामने से लड़ाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी को देखते हुए इजराइल ने सीरिया में जो ईरान का दूत था, राजदूत था, उस पर जो है क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, और यहाँ का जो दूतावास में जो एम्बेसडर नियुक्त था उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ईरान जो है डायरेक्ट अब जो है इजराइल के ऊपर आक्रमण किया है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो इसी को देखते हुए ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाया है, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछे कि इजराइल के लिए ईरान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी को देखते हुए इजराइल ने ईरान पे 300 मिसाइलों और 300 ड्रोन से आक्रमण किया है। लेकिन इजराइल के पास जो है एक वायु रक्षा प्रणाली है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम है डोम। ठीक है, क्या नाम है? आयरन डोम है। आयरन डोम पद्धति है, जो कि इसके द्वारा, जब ईरान के द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया जा रहा था मिसाइलों से, तो इसका जो है आयरन डोम पद्धति से ईरान के जो है 300 में से मान लीजिए 99% जो इसकी मिसाइलें थी, ड्रोन थी, इसको हवा में ही निस्तेनाबूद कर दिया, यानी कि इस देश के ऊपर नहीं गिरा था। 1% बचा था, तो वही जो है इजराइल पर गिरा है। बाकी के अब जो है इजराइल अब डायरेक्ट जो है किससे युद्ध करने वाला है? ईरान से। तो आपको याद रखना है, इसमें आपको ऑपरेशन याद रखना है। ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन किसने चलाया है? ईरान ने। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। फिर आगे भी अभी जो है इजराइल के द्वारा आक्रमण होगा, फिर जो है आगे के प्रश्न आने वाले हैं, करंट अफेयर फिर इससे बनेगा, तो आप सभी ध्यान रखना है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।